हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक डरावनी हॉरर कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और लास्ट में आपका नाम और आप ये कहानी कहां से देख रहे हो कमेंट करके रखना। कौन कौन कमेंट करेगा उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दूर तक शांत नीले समुद्र के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहता, सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए से लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी राजेश के पास। गांव में पुरखों की जमीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर था। जिंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समुंदर के सामने था। सामने नीला समुंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जहां बहुत सारी खुशियां हो वहां किसी की नजर जल्दी लग जाती है। ऐसे ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनकी सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। राजेश, मुझे तंग मत करो ना प्लीज, आज तो सोने दो, आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा, कल्पना अपना मुंह तकिए में छुपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी थीं और जोर की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और उसको सिर्फ देखता रहा। अब हम आपको देखे भी नहीं, हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए सपने से कम थोड़ी ना है। राजेश ने बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। आज जनाब का क्या इरादा है? कहाँ घुमाने लेके जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं मेरा। सुबह का भी बाहर से मंगाते हैं और रात को कहीं बाहर ही खा के आते हैं। कल्पना ने अपनी मन की सुनाई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। दोपहर का खाना खाकर दिन भर टीवी देखते रहे दोनों। राजेश को नींद आई तो वो थोड़ा सो गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के कुछ 2 बजा होगा। अचानक ही उनकी बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंख खुल गई। देखा कि राजेश तो मजे सोया पड़ा है। उसने उठते हुए खिड़की बंद की, लेकिन जैसे कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, भूत भूत राजेश, भूत! कल्पना की चीख ने राजेश की नींद तोड़ दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना राजेश से लिपटकर रोने लगी। राजेश, तुम्हारे बगल में भूत था। मैं यहाँ खिड़की बंद करने आई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने आई तो आगे कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। कल्पना के हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पे बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सोया हुआ था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसे दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे साथ में ही तो हूं, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा भला। वो रात कैसे तो भी बीत गई। सुबह हुई लेकिन कल्पना सोई थी। आज नाश्ता और टिफिन भी राजेश ने खुद से ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेके बेडरूम में चला गया।
कल्पना अब भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर रुक नहीं सकते? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। कल्पना ने एक गुजारिश की। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना, डरो नहीं। कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसे होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। राजेश अपने ऑफिस चला गया। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी राजेश ने बनाया था। सोचा अब बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूं। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताब पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखा। उसकी लाल आंखें, जैसे खून था आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज लगाए, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए आए हो क्या? आवाज सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकार बातें करने लगी। एक बात कहूं बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन यह घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फेन मिली रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली किया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता ही नहीं। तुम लोगों ने सब पूछ के ही लिया है ना घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज लगाई तो वो औरत चली गई। लेकिन कल्पना कुछ सोच में गिर गई। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर में अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लगी कुछ पता नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही कल्पना की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई हुई थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूमकर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नजारा देख के उसको चक्कर ही आ गई थी। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थीं। वो ये सब देख एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उलटी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें रुक गई थीं। ये सब क्या था ये सोचने का उसके पास मौका नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के कहाँ जाता, लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे। सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप। खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे उसने अंदर कदम रखा। कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। वो भयंकर काली डायन बन चुकी थी, जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसे। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा, तभी कल्पना बाहर आई
और बाहर का दरवाजा खोल के समुंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहां। कल्पना एक पेड़ के पास जाकर जमीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहां भाग रहा था, क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ में लेकर के आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ। आंटी ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के मांत्रिक को बुला लिया। मांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज्यादा हो तब यहाँ वहां घूमती हैं। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और जिससे वो टकराए आत्माएं उस पे अपना कब्जा कर लेती हैं और वो उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती हैं। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस मांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस मांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहां साधना करते हैं। ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। राजेश ने वैसे ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने उसको अपनी गोद में उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो मांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही मांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आए। राजेश ने बताया कि हमारे बिस्तर पर उसको एक काला साया दिखा था, बस उसी दिन से कल्पना बदल गई। मांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है, उसको अमर होना है और वो उसको मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो मांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज आई। राजेश, मुझे बचा लो प्लीज, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोला। कल्पना एकदम से वो शैतानी आवाज में बातें करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेके राजेश के सर पर मारा। राजेश बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो मांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चली और कल्पना को लेकर कहीं भाग गया। राजेश को पानी मारकर होश में लाया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया था। उनको कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा समय कम है, यह साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो क्यामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहां एक हवन जल रहा था। दोनों मांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पे मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया। पहचानना मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथ ही मांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया।
ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे झुके, वैसे डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल किया। उन्होंने राजेश को इशारे से वो त्रिशूल से साए का खात्मा करने को कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा। इतने में वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पे जाने वाला था, उसको मानव शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद को गई। अपने पति को वो मरता हुआ कैसे देख सकती थी। वो साया और कल्पना आपस में भीड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया, कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साए के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख के राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर भागा। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। उसने नहाने के बाद आईने में देखा तो उसका चेहरा फिर से उस चुड़ैल की तरह हो चुका था। दोस्तों, कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और इसकी अगली कहानी के लिए कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।